नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मेरे इस YouTube चैनल यूजीसी नेट विथ मोहन में यूजीसी नेट एग्जाम 2025 के लिए सब्जेक्ट इंडियन कल्चरल का चैप्टर वाइज क्लास किया जाता है, जिसमें हम जीरो लेवल से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और मेरा ये जो चैनल है, फिलहाल अभी लाइव क्लासेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही शाम 7 बजे शाम को लाइव क्लासेस चालू किया जाएगा, ठीक है, शुरू किया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध है जो किसी न किसी माध्यम से भारतीय इतिहास या हिस्ट्री की क्लास करते हैं, तो आप चाहें तो मेरे इस यूट्यूब के चैनल यूजीसी नेट विथ मोहन से शाम के 7 बजे हमसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम भारतीय इतिहास के उन चैप्टरों को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। इस चैप्टर में हम कुछ नया सीखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण काल के युग के बारे में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल युग के बारे में आगे की ओर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पिछले सिलेबस में सेशन में हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण युग, कृषक संस्कृतियां, ठीक है। तो आगे की ओर बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ताम्रपाषाण काल का ये जो कायथा संस्कृति है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हाईलाइट किया गया है, इन्हें हम लिख लेंगे, ठीक है। ये जो कायथा संस्कृतियां हैं लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व की है, ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। ये कायथा संस्कृति जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड 200 से 2000 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य है, ठीक है। तो ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन बताया जाता है, यानी उस समय में इनका विकास हुआ था, ठीक है। इसके मृत भांडों में कुछ पार्क हड़प्पाई लक्षण है, पर साथ ही इस पर हड़प्पा प्रभाव भी दिखाई देते हैं। इस समय का जो मिट्टी का बर्तन पाया गया है, ये पार्क हड़प्पा के लक्षण को दिखाता है, ठीक है। और इनके बर्तनों को देखने से ऐसा अनुमान लगता है कि इस समय कायथा संस्कृतियां ताम्रपाषाण युग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जो इसमें हम इसके अध्ययन से हम पाते हैं कि हड़प्पाई प्रभाव कायथा संस्कृतियों पर भी था, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है, ठीक है। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति से इसका जो काल मापन है कम है, ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति से नहीं मिलता जुलता है, ठीक है, जो नहीं जुड़ा है, ठीक। जैसे इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है मालवा संस्कृति, ठीक है, आगे पढ़े थे। कायथा संस्कृति जो 2000 ईस्वी से 1800 ईस्वी के पूर्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व, ठीक ना। तो हम देखते हैं जैसे नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई गई कौन संस्कृतियां, मालवा संस्कृतियां। ये जो मालवा संस्कृतियां हैं नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई गई है, ठीक है। इसका काल मापन जो बताया गया है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा 1700 से 1200 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। तो जस्ट उसके बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो आगे हम देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जरवे संस्कृति जो है मालवा संस्कृति 1700-1200 ईसा पूर्व, ठीक है,
वही जरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं, इसके बारे में यही बात है। ठीक है, ये जो सब संस्कृतियां हैं, मालवा संस्कृतियां, चाहे जरवा संस्कृतियां या फिर कायथा संस्कृतियां, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही है। ठीक है, देश के जो दक्षिणी भाग है महाराष्ट्र के तरफ, इनमें जो जरवे संस्कृतियां या मालवा संस्कृतियां या कायथा संस्कृतियां जो मिले हैं, तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से ये अलग थे। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड भी कुछ कुछ मिलता है और कुछ कुछ नहीं भी मिलता है। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों से निरंतर क्रम में रही है। ठीक है, ऐसा जो बस्तियां हैं नवपाषाण युग कालीन जो बस्तियां हैं, उनके निरंतर क्रम के बाद इनको दिखाया गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसका ये जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असमृद्ध थी। ठीक है, नवपाषाण काल के ये विंध्य क्षेत्र हैं, बिहार है, पश्चिमी बंगाल की नवपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से क्या है, असंबंधित है। ठीक है, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पाई, ठीक ना, ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंध, बालूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई और हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अवसर बनाया। ठीक है, ये जो पार्क हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृतियां जो हैं बलूचिस्तान में, राजस्थान में और उनके आसपास के इलाकों में, प्राचीन भारत में, भारत का जो ये जो साम्राज्य है या सीमा रेखा बोल सकते हैं, बलूचिस्तान के आसपास के क्षेत्र में बैठे। ठीक है, तो उस क्षेत्रों का जब उत्खनन होता है आर्कियोलॉजिकल साइट का, तो हमें ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में, उनके प्रचार प्रसार के बारे में पता चलती हैं। ठीक है, जो हड़प्पा नगर के उदय के अनुरूप अवसर बनाया। ठीक ना, इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोट डीजी ये स्थल है। ठीक ना, आर्कियोलॉजिकल साइट। राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। ठीक है, ये सिंध की क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे की तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना सफल हुई। मतलब ये बताया जा रहा है कि ताम्रपाषाण युग के समय जो यहाँ के कुछ कृषि समुदाय थे, सिंधु घाटी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़े। ठीक है, कांसे की तकनीकी का ज्ञान तो उन्हें प्राप्त ही था, उस वजह से उन्होंने अपनी नगरों का स्थापना किया। ठीक है, मतलब बस गए, कृषि कार्य करने लगे। ठीक है, जिनसे उन्हें कृषि कार्य करने में आसानी हुई। इसकी मदद से तांबे नहीं बोलेंगे, कांसे की तकनीकी ज्ञान से, ठीक ना, उन्होंने अपने औजारों को सुंदर और सुलभ मजबूत बनाया, जिसकी वजह से वो अपनी खेती को और ज्यादा उपजाऊ बनाकर करने लगे। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में आकर भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में लुप्त हो गई। ये ऐसा बताया जा रहा है कि ताम्रपाषाण काल के ये जो संस्कृतियां हैं, जो महाराष्ट्र के एवं अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए थे, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में आकर
भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में आते आते इनकी संस्कृतियों का जो हम उत्खनन के माध्यम से हम पाते हैं, चाहे जरवे हो, जरवे संस्कृतियां या मालवा या कायथा, इन सारे को हम देखते हैं तो धीरे-धीरे 1200 ईस्वी तक आते-आते इनकी संस्कृतियां लुप्त होने लगते हैं, मतलब पतन की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, केवल जरवे संस्कृतियां 700 ईसा पूर्व तक क्या थी, जीवित रही। इसमें जो संस्कृतियां ताम्रपाषाण के काल के युग में जो मिले हैं, इसमें सबसे अंतिम जो है जरवे संस्कृतियां 700 ईसा पूर्व तक जीवित मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की ओर हम देखते हैं। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काला और लाल रंग के भांड बनाना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व के दूसरी सदी तक जारी रहा। ठीक है, मिट्टी का बर्तन जो है काला और लाल रंग का बनाना ईसा पूर्व के दूसरी सदी तक जारी रहा, परंतु कुल मिलाकर ताम्रपाषाण संस्कृतियां और मध्य तथा पश्चिमी भारत के कायथा, प्रकाश, नासिक और नेवासा की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृतियों के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। ये जो बताया जा रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियां और मध्य पश्चिमी भारत के कायथा, प्रकाश, नासिक, नेवासा, ये सारे जो संस्कृतियां हैं, इन सबों का लगभग 4 से 6 शताब्दी के बीच गैप या अंतराल बताया गया है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण वस्तुओं के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की मात्रा घटना माना जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल की ये जो बस्तियां हैं लुप्त होने का कारण बताया जा रहा है कि 1200 ईस्वी पूर्व के बाद वर्षा की मात्रा के घटना, मतलब कि कृषि कार्यों के लिए हो सकता है उस समय उतना वर्षा की मात्रा नहीं हो पाती थी, जिसके वजह से उनके कृषि कार्यों एवं पशुपालन में दिक्कत होता होगा, जिसकी वजह से इनकी बस्तियों का लुप्त होना तय किया जाता है, या मतलब कह सकते हैं कि उस समय इनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, वास्तव में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में जहां सूखे मौसम में जमीन गोरना कठिन होता है। ठीक है, और अपनी खनन यष्टि यानी खंती के सहारे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते थे। मतलब कह सकते हैं कि वास्तव में ताम्रपाषाण युग के लोग काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में तो रहते ही थे जहाँ सूखे मौसम थे। ठीक है, जमीन को खोदने में कठिनाइयां होती थी। ये जो है खनन यष्टि, जिसको खंती कहते हैं, अभी भी गांव की तरफ देखते हैं लोहे का एक बना हुआ रहता है लंबा सा, आगे की ओर नुकीला, चपटा नुकीला, जिसके माध्यम से हम गड्ढा करते हैं, उन्हें खंती कहते हैं। ठीक है, खंती हम लोग परिचित भी है और हम सभी जानते भी होंगे खंती क्या है। ठीक ना, लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में, खासकर पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आरंभ की। ताम्रपाषाण काल के बाद मानव ने लोहे का उपयोग करना सीखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस समय मानव लौह अवस्था में बहुत आराम से नहीं कह सकते हैं, मतलब कि अपना अपना जीवन को सुगम बनाने के लिए इन्होंने धातुओं का खोज किया। ठीक है, तांबे का, कांसे का, लोहे का। ठीक ना, धीरे धीरे लोगों को पूर्णतः कृषिजीवी बना दिया। मतलब कि अब लौह युग आते आते मानव फुली रूप से कृषि पर ही डिपेंड हो गए। ठीक है, शिकार करना बंद कर दिया। ठीक ना,
इसी तरह दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृतियों का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही तरफ नहीं, भारत के अन्य क्षेत्रों में, जैसे दक्षिणी भारत के कई स्थलों पर भी आर्कोलॉजिकल साइट पर वैसे टूल्स मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृतियों के लोहे का इस्तेमाल का प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है, कि उस समय इन्होंने महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया था। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा दोस्तों। हमारे सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको समय समय पर भारतीय इतिहास या हिस्ट्री से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण चैप्टर आपको सुविधा के अनुसार मिल सके। ठीक है, और हम आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाते हैं, तो आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए तो बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो हम आगे की ओर देखते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। ये जो ताम्रपाषाण अवस्था है, जब मानव अपने कृषि कार्यों एवं जीवन व्यवस्था को सुनिश्चित एवं सुगम बनाने के लिए कार्य जो कर रहे हैं, तो ये जो है ताम्रपाषाण अवस्था, जब मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग कर रहा है और अपने कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्रों में इनको ला रहा है, तो देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल का ये जो अवस्था है, ठीक ना, तो हमारे लिए, मतलब हमारे भारतीय इतिहास के लिए, या कह सकते हैं उस समय के उनके जीवन के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो इस ताम्रपाषाण अवस्था के महत्व को जब हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि उनकी बस्तियों के बारे में, उसके टूल्स के बारे में, उनका जो धार्मिक विश्वास है, मतलब मरने के बाद उनको किस तरह से दफनाया जाता है, उनके कब्र में क्या-क्या पाए गए हैं, इनका ये जो सभ्यता है कब खत्म हो गई, ये इनका ये जो सभ्यता के लोग जो थे भारत के किन क्षेत्रों में फैले थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों का अवशेष मिले हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल का ये जो संस्कृतियां हैं, भारत के उत्तरी, दक्षिणी और अन्य इलाकों में भी पाए गए हैं। ठीक ना, ये जब आर्कोलॉजिकल साइट पर जब खुदाई होती है, तो उनसे जो वस्तुएं मिलते हैं, उनको जब हम नहीं बोल सकते, मतलब वो आर्कोलॉजिस्ट उनका जब परीक्षण करते हैं, उसके माध्यम से पता चलता है कि ये कितना पुराना है। ठीक है, इस अवस्था में लोग ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी गांव बसाए। ठीक है, पहले तो मानव पहाड़ियों में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने कृषि कार्य एवं पशुपालन सीख लिया, तो पहाड़ी से कम दूरी पर गांव बसा लिए। ठीक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों, पत्थरों और अन्य औजारों के साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जान पड़ता है कि इसमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। ताम्रपाषाण युग का जब समय आया, तब मानव ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजार को भी प्रयोग करना सीख लिया। ठीक ना, क्योंकि इस समय का मानव तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। ठीक है, ये जो है देखिए, ये आर्कोलॉजिकल साइट गंगा और यमुना दोआब से प्राप्त तांबे के ये औजार हैं। इसमें ये देख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार का है। ठीक ना, दो सींगी है। ठीक, ये वाला भी है, ऐसा ऐसा है। ये सारा जो है, ये सब उस समय का औजार है। ठीक ना, जो ये अपनी
सुविधा के लिए बनाते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए या कृषि कार्य के लिए ये लोग बनाते थे, ठीक है। ये जब गंगा नदी, गंगा एवं यमुना के दोआब से प्राप्त तब हुआ जब आर्कोलॉजिकल साइटों से इनका जब खुदाई चल रहा था, ठीक है, तब इन सारी चीजों को प्राप्त किया गया, ठीक ना। ये सारे उस समय का तांबे का औजार है, ठीक है, ताम्रपाषाण काल के, ठीक है। तो आगे की ओर हम देखते हैं दोस्तों, लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकू पर बने काले एवं लाल मृत्यु भांडों का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी उस समय ताम्रपाषाण युग के संस्कृतियों में देखते हैं कि चाक का प्रयोग करना सीख गए थे, ठीक है, जिसके वजह से ये लोग काले एवं लाल रंग की मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे, ठीक है। उनके विकास का पार्क कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृत भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं। ताम्रपाषाण के समय चाकू का प्रयोग हो गया था, ठीक ना, जिससे हम पाते हैं कि इन्होंने अपने बर्तनों पर, इन बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर जब बनाते थे तो उस पर कुछ कुछ चित्रकारी कर देते थे, ठीक ना, जिससे देखने में थोड़ा सुंदर लगता था। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर ये बर्तन जो बनाते थे तो क्या करने के लिए बनाते थे, कुछ तो उसका उपयोग करते थे। जैसे आज भी हम बर्तनों का उपयोग करते हैं खाना बनाने में, खाने में, या कुछ सामान को रखने में, ठीक ना। तो उसी प्रकार ये लोग जो बर्तन बनाते थे वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए भांडों का प्रयोग करते थे, ठीक है। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। आज भी हम लोटे थाली का प्रयोग करते हैं खाने के लिए या जल को पीने के लिए, या तो गिलास में पीते हैं, ठीक ना। दक्षिण भारत में नव पाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्र पाषाण अवस्था में परिणित हो गई। दक्षिण भारत में जब नव पाषाण अवस्था धीरे धीरे विकास किया तो ताम्र पाषाण अवस्था तक पूर्ण रूप से विकसित हो गया था, ठीक है। अतः इन संस्कृतियों को नव पाषाण, पाषाणीय, ताम्र पाषाण संस्कृतियों का भी नाम दिया गया है। मतलब कि कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण संस्कृतियां आते आते नवपाषाणिक युग के लोग अपने औजारों एवं उन समय के संस्कृतियों के अनुसार ढल गए, ठीक ना। इसलिए इन संस्कृतियों को नवपाषाणिक ताम्र संस्कृतियां का भी नाम दिया गया है, ठीक है। अन्य भागों में विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के लोग बाहर से आकर बसे, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक ना। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के अन्य भागों में पश्चिमी महाराष्ट्र एवं राजस्थान के ताम्र संस्कृतियों के लोग आकर बसे थे, ऐसा ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि ये लोग भारत के अन्य क्षेत्रों से एक ही जगह पर नहीं रहते थे। अपने कृषि एवं पशुपालन को जब देखता था कि इस क्षेत्र में उपजाऊ कम है तो आगे से बढ़कर किसी अन्य क्षेत्रों में ये लोग चले जाते थे, ठीक है। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां लगता है मालवा और मध्य भारत में कौन था, कायथा एवं एरन बस्तियां थी। मालवा और कायथा और एरन बस्तियां सबसे प्राचीन, ठीक है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र की तरफ है, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की ही मालूम होती है और पश्चिमी बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि मालवा जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, कायथा अरण्य, ये सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ऐसा बताया जा रहा है कि बाद में अपने स्थानों को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ बसे, ठीक है। क्योंकि उस समय पशुपालन एवं कृषि कार्यों के लिए जब देखते थे कि थोड़ा सा उपजाऊ नहीं है तो अपने क्षेत्रों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते थे, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ताम्रपाषाण युग के नेक्स्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं ताम्रपाषाण युग के
गांवों के बारे में, ठीक ना। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण जनों ने ही प्रदीप्य भारत में बड़े बड़े गांव बसाए एवं नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात होता है उससे अधिक से कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। यहाँ का ये जो मानव थे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसने लगे, ठीक है, जिससे ये अपनी खाद्यान्न की वस्तुओं को उपजाते थे, अनाजों को उपजाते थे, खाते थे, ठीक है, गेहूं हो या मूंग हो या चावल हो या उसके साथ साथ मछली का भी प्रयोग करते थे, ठीक ना। विशेष करके पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं, मूंग तथा दक्षिणी एवं पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे, ठीक है, चावल पैदा करते थे, जौ पैदा करते थे, गेहूं पैदा करते थे, मूंग पैदा करते थे, ठीक है। वे अन्न के साथ साथ मछली भी खाते थे, अन्न के साथ साथ मछली भी खाते थे, ठीक है। पश्चिमी भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पश्चिमी भारत में उस समय पशुओं का मांस भी खाते थे, ठीक है। पर पूर्वी भारत में भोजन में मछली और भात का प्रयोग प्रमुख था, ठीक ना। आज भी हम देखते हैं पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में मछली चावल, मछली भात खाना थोड़ा सा ज्यादा शौकीन ही होते हैं, ठीक ना, खाते भी हैं, ठीक है, यही बताया गया है, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। ये जो पश्चिमी बंगाल कह सकते हैं या बिहार, उसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान की बस्तियों के आसपास ये जो और भी अवशेष मिले हैं, ठीक ना। किसका अवशेष मिले हैं? तमपाषाण संस्कृतियों का, ठीक है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण्य, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन है, मध्य प्रदेश में कायथा है, ठीक है, एरण्य है, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन है? इनाम गांव की बस्तियां, क्या है? किलाबंद है। इनकी जो इस समय का जो बस्तियां बनाया गया है ये चारों तरफ से घेरा हुआ रहता था, ठीक है। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजार देवी की संरचना के अवशेष कुछ हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारियां मिलती है। खंभों, खाइयों, गोलाकार घरों की जानकारियां ये जो हमें मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजा डीवी से, ठीक ना। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ का ये जो संस्कृतियां मिली हैं, यहाँ का जो मकान मिले हैं, इससे क्या क्या मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ के शव संस्कार विधियों के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ का शव संस्कार विधियां जो है क्या है, अलग अलग है, भिन्न है, ठीक है। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। महाराष्ट्र में जब ये कायथा या मालवा या एरन्य ये या इनाम गांव के ये जो बस्तियां हैं, यहाँ जब मृत्यु हो जाती थी तो उनका जो सर जो रहता था उत्तर और दक्षिण की ओर रखा जाता था, ठीक है। किंतु दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम में सिद्ध में, ठीक ना, महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में जो शव संस्कार की विधियां हैं जो अलग अलग थी, ठीक ना। महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण की दिशा में और भारत के पूर्वी दक्षिण भारत में पूर्वी पश्चिम में, ठीक ना। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण विस्तीर्ण या सावधान प्रचलित था। दक्षिण भारत में ये जो सब का जो समाधान विधियां जो थी, मतलब संस्कार थे, या तो उत्तर दक्षिण की ओर रखा जाता था, मतलब रख के दफनाया जाता था। वही हम जब देखते हैं पश्चिमी भारत की ओर तो पूरा समाधान की प्रक्रिया क्या थी, प्रचलित थी, मतलब पूरा सबको दफना दिया जाता था, ठीक है। जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान
फ्रैक्शनल वेरियल चलता था। मतलब कि कह सकते हैं कि इस समय का मानव दक्षिण भारत में पूरा शरीर को दफना देता था, लेकिन जब पूर्वी भारत की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ का मानव, जैसे आज भी देखते हैं, सब संस्कार, सबका जो संस्कार होता है तो कहते हैं कि ये जो राख बच गया है इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाह कर देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं आंशिक समाधान, ठीक ना। तो देखते हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियों का दुर्लभता है। तो अब तक हमने पढ़ा ताम्रपाषाण काल के लोगों का धार्मिक रीति रिवाज के बारे में कि मृत्यु के पश्चात इनका शवों का उद्धारण, मतलब दफनाया जाना किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्लभताएं, मतलब उस समय क्या क्या कठिनाइयां थी, ये लोग क्या क्या करते थे, पशुपालन करते थे, उसका मांस खाते थे, दूध दूहते थे या कुछ और करते थे, ठीक ना। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी, मवेशी में क्या पालते थे, भेड़ बकरे पालते थे, ठीक ना, उन्हें आंगन में बांध कर रखते थे। पशुओं को जब पालते थे तो आंगन में बांध कर रखते थे, ठीक है। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे। ये लोग जो थे पशुओं का पालन करते थे, क्यों करते थे, ये लोग पशुपालन करते थे मांस खाने के लिए, ठीक ना। दूह कर दूध, दूध को दूह कर पीते थे या घी बनाते थे, ठीक ना। जनजाति के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते थे, ठीक ना, पशुओं का दूध केवल पशु के बच्चों के लिए है, ठीक है, इसलिए वो दूहते नहीं थे। मतलब इनका मानना था कि पशु का जो दूध है, इनके जो बच्चे हुए हैं, बछड़े या बछड़ा, इनको पीने के लिए हुए, ठीक ना, उनको दूहने के लिए नहीं हुए, ऐसा इनका मान्यता था, ठीक है। इस कारण वे पशुओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाते थे। पशु तो पालते थे मांस खाने के लिए, लेकिन इनका पूर्ण रूप से उपयोग करना भी नहीं जानते थे, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाते थे। ये ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे मध्य और पश्चिमी भारत में काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में जो रहते थे, अभी उतना क्या नहीं जानते थे, खेती करना नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, ठीक है। ताम्रपाषाण स्थलों में ना हल ना फावड़ा, मतलब कुदाली, ठीक है, पाया गया है, ठीक है। उन्हें क्या मिला है, उन्हें हल भी नहीं मिला, ना कुदाल मिला, ठीक ना। वे अपनी खनन स्टिक यानी खंती, डिगिंग स्टिक उसको बोलते हैं, ठीक है, में प्रयोग कर छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे, ठीक है। और इसमें केवल क्या होती थी, झूम खेतियां ही पाए जाते हैं पहाड़ों की तरफ, ढलानों में ये जो खेतियां होती हैं उन्हें कहते हैं झूम खेती, ठीक है, पहाड़ों के ढलानों पर, ठीक है। ऐसी खनन स्टियों से तो केवल राखों में ही खेती संभव थी। ये खंती के माध्यम से जो मुलायम भूमि है उन्हीं पर हम खुद करके कृषि कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर वही अगर पथरीला भूमि रहे तो कृषि कार्यों के लिए अगर हम चाहें कि खंती के माध्यम से कुछ दूरी को मिट्टी से खुद दें तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। काली मिट्टी के गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे का उपयोग का प्रयोग आवश्यक था। इसका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृतियों में था ही नहीं, ठीक ना। लोहे का प्रयोग से ताम्रपाषाण युग की जो संस्कृतियां हैं उसके बाद लोहे का प्रयोग ज्यादा होने लगा, ठीक ना। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों को भी यही कठिनाइयां थी। तो पूर्वी भारत के लोग ये जो लाल मिट्टी क्षेत्र में रहते थे तो ताम्रपाषाणिक लोग की यही कठिनाइयां थी कि उस समय तांबे और पाषाण की ये जो औजार का उपयोग करते थे
इसके माध्यम से इन लोगों को और भी मजबूत टूल्स का उपयोग करने की जरूरत पड़ी। ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव से ताम्रपाषाण संस्कृतियों का आम दुर्बलताएं प्राप्त होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में ये जो शव जो पाए गए बच्चों का ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में, तो बहुत ही बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है। क्यों पाए गए हैं देखते हैं। हो सकता है कि खाना का कमी हो, या चिकित्सा का कमी हो, या उस समय महामारी फैल गया होगा। ठीक ना। खाद्य उत्पादक की व्यवस्था होते हुए बच्चों की मरने की दर ऊंची थी। उस समय खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, फिर भी बच्चे लोग ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। कह सकते हैं कि खाने की कमी या चिकित्सा का अभाव या महामारी या प्रकोप के कारण हो सकता है। ठीक ना। जो भी हो, ताम्रपाषाण का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुर्वर्धक नहीं था। ठीक ना। ताम्रपाषाण काल के जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा थी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। ठीक ना। क्योंकि ये जो मानव थे, जो बच्चे थे, इनके जो बच्चे होते थे, बीमारी कर सकते हैं या चिकित्सा का अभाव या महामारी फैल गया, जिसकी वजह से इनकी संस्कृति आगे की ओर नहीं बढ़ी। ठीक ना। जब बच्चे बड़े होंगे ही नहीं तो वयस्क मानव नहीं बन पाएगा, वयस्क नहीं हो तो फिर वृद्ध मानव भी नहीं पाएंगे। अगर मानव के बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं तो उनकी संख्या धीरे धीरे कमने लगेगी। ठीक ना। वही ये बताया गया है। ताम्रपाषाण संस्कृतियां तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि में खड़ी थी। ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृतियां ग्रामीण प्रवेश की संस्कृतियां थी। ठीक है। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा। धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सका था। इनके जीवन में तांबा का उपयोग महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। लेकिन इनका जो तांबे का जो उपयोग है और इनसे जो ये जो काम करता था कुछ निश्चित समय तक ही, ठीक ना, काम दे सका था। ठीक है। यूं भी तांबे का बनो औजार लचीला था। क्या था? तांबा का यह जो इनका औजार था क्या था? लचीला था। ठीक है। इसके माध्यम से इन्होंने खेती कृषि कार्य करना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा सॉलिड रहता तो और अच्छा रहता। ठीक ना। लोग तांबे से टीन मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। तांबा और टीन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। कौन? ये ताम्रपाषाण संस्कृतियों के लोग। ठीक ना। जो अधिक मजबूती और उपयोगी होता था, ये अगर ये जानता तो बना लेता। ठीक ना। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में भी सिंधु घाटी के प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास की बड़ी सुविधाएं मिलती थी। ठीक है। कांसे का उपयोग मिस्र मेसोपोटामिया के लोग कर रहे थे और इनकी सभ्यताओं में विकास बहुत ज्यादा हुआ। ठीक ना। तो आगे हम देखते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखना नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? लिखना नहीं जानते थे। ना ही वे नगरों में रहते थे। वो कहाँ रहते थे? जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी थे। ताम्रपाषाण युग की सभ्यता जो है ग्रामीण थी। ठीक ना। ये बताया जा रहा है कि ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और ना ही शहरों में रहते थे। ठीक है। गाँव में रहते होंगे, इसलिए यहाँ बताया गया कि वे नगरों में नहीं रहते थे। ठीक है। जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी थे। ठीक है। सभ्यता से ये भी तत्व हमें भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंधु घाटी
संस्कृतियां से क्या है, छोटी है। फिर भी ये संस्कृतियां सिंधु के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाई। ताम्रपाषाण संस्कृतियां जो है सिंधु घाटी सभ्यता से छोटी थी, ठीक ना। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के उन्नत तकनीकी ज्ञान थे, ठीक, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं उठा पाए, ठीक ना। ये ताम्रपाषाण युग के जीवन काल के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय का इनका जो सामाजिक जीवन था कैसा था। ये अपने उपयोग की वस्तुओं में तांबे कांसे इन सारी चीजों का उपयोग किस प्रकार से करते थे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियां में ये जो मिले हैं ताम्र नदियां मतलब कह सकते हैं कि तांबे की बनी जो वस्तुएं मिले हैं, या फिर कह सकते हैं जो बर्तन मिले हैं उनके बारे में, ठीक ना। गैरिक मृदुभान की अवस्था में हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। 40 से भी अधिक ताम्र निधियां, तांबे के खजाने, ठीक ना, जिसमें मिले हैं अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खंडक, हारफून, सूल, आदमी जैसी मूर्तियों के चित्र चीजें हैं, ठीक ना। ये कहाँ मिले हैं, ये सारे चीज मिले हैं। ये ये सारी जो चीजें हैं अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड्डग, हारपून, आदमी की मूर्तियां, ये सारे ताम्र निधियों और गैरिक मृदुभांड के रूप में हम जानने को मिलता है, ठीक ना। ये मिले हैं पूरब में बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक, इन सारे क्षेत्रों में मिले हैं। ताम्र निधियों के बारे में पूछा जाएगा ये कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं पूरब में बंगाल में, ठीक ना, उड़ीसा में, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक, ठीक है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और उत्तर में उत्तर प्रदेश तक। ये सारी क्या है, भूभाग में फैले हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो ताम्र निधि है जो मध्य प्रदेश के कहा, गुगेरी गुगेरी से प्राप्त होता है। कहाँ होता है, गुगेरी से। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें कितना पाया गया है, 422 तांबे के औजार और हथियार। 422 तांबे का ये जो औजार और हथियार पाए गए हैं ये मध्य प्रदेश के गुगरी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तथा 102 चांदी के पतले पत्थर, चांदी का पतला प्लेट जैसा पाया गया है 102 को। कहाँ, मध्य प्रदेश के गोगरी में, ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट है, ठीक ना। लेकिन इन ताम्र निधियों से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में ही केंद्रित है, ठीक है। आधा गंगा यमुना दोआब में मिले हैं, जो हम वीडियो के शुरू में हम देखे थे, ऐसा ऐसा हथियार मिले हैं, ठीक ना। क्षेत्रों में जहां जहां तहां तांबे के हारपून, दुसिंगी तलवार और मानव मूर्तियां मिली हैं। क्या क्या मिले हैं, गंगा यमुना दोआब के ये जो क्षेत्र हैं वहां पर जब आर्कोलॉजिकल साइट के द्वारा जब खुदाई कार्य हुए तो वहां पर हारपून, दुसिंगी तलवार और मानव की मूर्तियां मिली है, ठीक है। ये शिल्प वस्तु कई तरह के काम देती थी। ये जो औजार मिले हैं तो इनका काम क्या किया जाता होगा, तो देखते हैं इनका जो उपयोग है मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, लड़ने के लिए ही नहीं थी, बल्कि शिल्प कार्यों में मतलब कृषि में भी ये लोग इनका उपयोग करते थे। मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं थी, बल्कि क्या थी, शिल्प कार्य में, ठीक ना, और कृषि कार्य में भी इसका उपयोग करते थे, ठीक है। तो अब बढ़ रहे हैं हम पाषाण युग के संस्कृतियों को जानते हैं हम विस्तार से। तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये ताम्रपाषाण युग की लास्ट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इनका ये जो है मिट्टी का मकान है कैसा है, ये कैसा जीवन बिताते हैं, ठीक ना। तांबे की कारीगरी अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। समय का मानव, ताम्रपाषाण युग के मानव तांबे की कारीगरी द्वारा
अपने औजार एवं तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। और वे खानाबदोश लोग आदिम कारीगरी की कृति नहीं हो सकती। ये खानाबदोश तो थे ही, ठीक ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाइयों में से इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांडों और कच्ची मिट्टियों के घर द्वारों के साथ मिली हैं। इस समय का ये जो मानव है अपनी वस्तुओं को, इन वस्तुओं को, घड़ा को, या फिर बोलते हैं मिट्टी का ये जो घर बनाते थे, ठीक ना, ये सारी चीजें मिले हैं, ठीक है। एक स्थान में कहीं कहीं पक्की ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। मतलब पक्की ईंटों का भी आर्कोलॉजिकल साइट से मिला है। तो इससे अनुमान होता है कि उस समय पक्की ईंट का भी उपयोग करते थे और कुछ क्षेत्रों में पत्थर के भी औजार मिले हैं, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों में पत्थर के औजार मिले हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन औजारों का प्रयोग करने वाले लोग अस्थायी जीवन बिताते थे। जहाँ पर पत्थर के औजार मिले हैं वहां पर ही साथ तांबे की दुसिंगी तलवार या भाला या उनसे जुड़ी अन्य वस्तुएं जो मिले हैं, इन वस्तुओं को देखने पर ऐसा पता चलता है या मालूम होता है कि उस समय का मानव अस्थायी जीवन जी रहे थे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। और तम पाषाण कृषकों और शिल्पों में थे जो दोआब के एक बड़े भाग में सबसे पहले आके बसे। गंगा नदी के तटों के किनारे आकर ये लोग बसे थे, ठीक ना। अधिकांश गैरिक मृदभांड दोआब नदी के ऊपरी हिस्सों में पड़े हैं, लेकिन छिटपुट ताम्र निधियां बिहार के अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्र में भी मिली हैं। बहुत से ताम्र केल्ट राजस्थान के खेतरी आंचल में भी पाए गए हैं। ये जो तांबे का जो गैरिक मित्रभांड जो बताया जा रहा है, मतलब मिट्टी के बर्तन, ये जो मिले हैं पठारों क्षेत्रों को छोड़कर नदी के क्षेत्रों में भी मिले हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, गैरिक मृतभांड संस्कृतियों का काल। वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर से 2000 ईसा पूर्व से 15000 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि गैरिक मृदभांड संस्कृतियों का ये जो काल मापन है, तो वैज्ञानिकों ने अपने मोटे तौर पर बताया है कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है, ठीक है। जबकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ताल पाषाण के काल मापन पूछा अगर जाए तो हम कह सकते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ठीक है। जबकि गैरिक मृतभांड की बस्तियां समाप्त हुई उस समय से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती है। मतलब गैरिक मृतभांड की जो बस्तियां जो समाप्त हो गई थी 1500 के बीच आते आते, ठीक ना, कुछ बस्तियां इस समय आते आते नष्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो उस समय 1000 ईसा पूर्व तक जो गंगा नदी के तट थे वहां पर लगभग इन सारी वस्तुओं को नहीं देखा जाता है, ठीक ना। हमें काला लाल मृतभांड वाले लोग की कुछ बस्तियां मिलती हैं 1000 ईसा पूर्व के बाद। मानव का ये जो जीवन है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताओं का, तो इनका जो बस्तियों का अभाव है 1000 ईसा पूर्व आते आते खत्म होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वास्तव का जमाव इतना पतला है कि पूरा वस्तु इतनी कम है कि हम उन लोगों की संस्कृतियों साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं
सभी पाने में असमर्थ हैं, ठीक ना। जब खुदाई होती है तो जब खुदाई करते हैं तो उसका ये जो मिट्टी का जो परत है तो इतना पतला है, उसके पतला होने के कारण उनसे वस्तुएं कम मिले हैं। आर्कोलॉजिकल साइट से जो टूल्स मिले हैं कम मात्रा में मिले, ठीक है। उसके आधार पर आर्कोलॉजिस्ट जो हैं हमारे पुरातत्वविद, इनकी सभ्यताओं का खास तौर पर जिनकी बहुत ही कम पतली जमाव मिले हैं उनका इन्होंने उतनी अच्छी तरीकों से अध्ययन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका ये जो परत है बहुत ही कम है, ठीक ना। जहाँ जहाँ इनकी मोटी परतें हैं वहां से बहुत सारे वस्तुएं मिले हैं जिनके आधार पर उनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदभांड वाले लोग का उदय के साथ बस्तियों का आरंभ होती है, ठीक है। हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा जाता है। ये हरियाणा और राजस्थान का ये जो सीमा है जोधपुरा में, यहाँ पर मीठी गैरिक मृदभांड का जो अवस्था है इसमें हम देखते हैं कि इसमें सबसे मोटा परत देखा गया है। का ये जो मोटा परत है कितना कितना मीटर है, एक मीटर 1.1 मीटर, ठीक है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान में ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी होगी। इनका ये जो गैरिक मृदभांड की जो सबसे मोटी जमाव को देखा गया है जो 1.1 मीटर बताया गया है, तो इसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बस्तियां लगभग 100 वर्ष से अधिक नहीं टिकी थी, ठीक है। और ना ही इसकी आकार बड़ी है, ना व्यापक भूभाग में फैली है। ये जो है 1.1 मीटर का इनकी गैरिक मृदभांड का जो सबसे मोटा जमाव जो देखा गया हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं में जोधपुरा के इलाकों में, इनके जमावों के स्थानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बस्तियां कैसे समाप्त हो गई ये पता नहीं चलता है, ठीक ना। ऐसा सुझाव है कि ये एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण या जल जमाव हो जाने के कारण वह मनुष्य के निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया, ठीक ना। तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आया हो जिसकी वजह से जल का स्तर बढ़ गया और मानव के लिए रहने लायक नहीं बचा, ठीक ना। कुछ विद्वानों के अनुसार गैरिक मृदभांड के गठन में जो भी ढीलापन पाया जाता है वह दीर्घ काल तक पानी में रहने के कारण रहने का परिणाम हो सकता है, ठीक है। विद्वानों के अनुसार गैरिक मृदभांड का ये जो गठन में अभी जो ढीलापन पाया जाता है, ये कह सकते हैं कि मिट्टी का ये जो बर्तन है ये अगर दीर्घ काल तक पानी में रहेगा तो इसका परिमाण है जो थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है, ढीलापन आ सकता है, ठीक है। गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कनीय सामाजिक थे, ठीक है। वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्र में रहते थे वह हड़प्पाई के क्षेत्रों से बहुत दूर नहीं है, ठीक ना। इसलिए हम गैरिक मृदभांडों वाले लोगों और कांसों का प्रयोग वाले लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान सहज कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ गैरिक मृदभांड शब्द भ्रामक है क्योंकि यह एक अनुलोपित मृदभांड है जिसमें बहुत से मूठदार कलश दिखाई देते हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृतियों पर कुछ हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देता है।
ये बताया जा रहा है कि हड़प्पाई लोग के समय, हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, उस समय के समय या उस समय से पहले ताम्र पाषाण युग के लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे और मिट्टी का बर्तन बनाते थे, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पा क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थे, इनके आसपास ही थे, ठीक है। और गैरिक मृदमान वाले लोग कांसे का भी प्रयोग करते थे, ठीक ना। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान, मतलब अपने वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब हमसे आप लिए कुछ सामान, आपसे हम लिए सामान, ठीक है। इसी को हम आदान प्रदान करते हैं, ठीक ना। तो अब तक हमने इस सेशन में संपूर्ण चर्चा किए ताम्र पाषाण सभ्यता, ताम्र पाषाण काल के युग में जो मानव के कृषक समुदाय थे, ठीक ना, जो हड़प्पा संस्कृति के भी समकालीन एवं इसके पूर्व के समय के माने जाते हैं। तो अब तक के सेशन से आपने हमसे जुड़े, इन सेशन से जुड़ने के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। और आप हमारे इस चैप्टर को शुरू से पढ़े हैं तो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इससे जुड़े चीज़ों को, ठीक है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।